Chapters 2141 Fang Huan's Revival, 2142 Ideas about Resources, 2143 Tiger Poison Goo, 2144 Pulling Mushrooms. Chapter Start Central Continent. एक अर्थ ट्रेंच की गहराइयों में घने अंधेरे में डूबी एक गुफा के अंदर अचानक दो ठंडी रोशनियां चमक उठी। ये बाइनिंग बिंग की इल्म थी। अपना ये क्लोज्ड कल्टिवेशन सेशन खत्म करते हुए उसने न सिर्फ एक आइस पाथ किलर मूव बनाया था, बल्कि आइस पाथ को लेकर उस कुछ नई समझ भी हासिल हुई थी। मैं साफ महसूस कर सकती हूं कि बर्फ और ठंड को लेकर मेरी समझ थोड़ी और गहरी हो गई है। मेन ग्रैंड मास्टर लेवल से ज्यादा दूर नहीं हूं। बाइनिंग बिंग बुदबुदाए। बस अफसोस इस बात का है कि जब से मैं ड्रैगनमैन बनी हूं, मेरी आइस और स्नो पथ को समझने की स्पीड बहुत गिर गई है। मेरा अभी का मास्टर लेवल ZYA डटार पहले की ही जमा पूंजी है। पहले बाइनिंग बिंग के पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था और यूज आइस पाथ और सोल पथ की कल्टीवेशन में एक बहुत बड़ा कुदरती फायदा मिलता था। अनपाद्स में उसका अटेनमेंट लेवल तेजी से बढ़ सकता था, लेकिन अपनी बॉडी कन्वर्ट करने के बाद इस चीज पर असर पड़ा था। ड्रैगनमैन इंस्लेवमेंट पाथ के स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर बाइनिंग बिंग एब इंस्लेवमेंट पाथ की कल्टीवेशन करती तो यूज फायदा जरूर मिलता, लेकिन ये फायदा इस एडवांटेज के सामने कुछ भी नहीं था जो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक यूज आइस पाथ और सोल पथ में देता था। इंसान सभी जीवों का सरताज है। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स का टैलेंट वेरिएंट ह्यूमन रेसेस के टैलेंट से कहीं ज्यादा बेहतर था। बाइनिंग बिंग संभालकर गुफा से बाहर निकली। ये गुफा नेचुरली बनी थी और अर्थ रेंज में एक चट्टान के किनारे पर थी। बाइनिंग बिंग ने ब्रेथ कंसीलमेंट आइस पर्ल एक्टिवेट किया। जल्द ही उसकी पतली और गोरी गर्दन पर एक बर्फ के धागे जैसी पतली लकीर बन गई, जो उसके गले में हार की तरह लिपट गई। यह मूव खुद बाइनिंग बिंग ने बनाया था और यह बाई शियांग के ट्रू इनहेरिटेंस का हिस्सा नहीं था। एक्टिवेट होने पर इस किलर मूव से कोई ऑरा बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि सारा ऑरा इस बर्फ के धागे पर छोटी छोटी आइस पर्ल्स की शक्ल में स्टोर हो जाता था। इस मूव का डिसएडवांटेज यह था कि इसकी कुछ पावर कम हो जाती थी, और अगर आइस पर्ल्स बहुत ज्यादा हो जाते तो वो जुड़कर एक फंडा बन जाते जो बाइनिंग बिंग का गला घूंट सकता था, जिससे उस गंभीर चोट लगती या उसकी मौत भी हो सकती थी। अर्थ रेंज में इतनी गहराई में एक्सप्लोर करते वक्त मुझे अपना ऑरा छुपाना ही होगा। बाइनिंग बिंग का चेहरा एकदम शांत था जब उसने चुपके से एक इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव एक्टिवेट करके अपने आसपास का जायजा लिया। अर्थ ट्रेजरी से निकलने के बाद उसने अर्थ रेंज की गहराइयों में कल्टिवेशन शुरू कर दी थी। वहां जंगली जानवरों के झुंडों ने उसका पीछा किया और उस काफी तकलीफें उठानी पड़ी। खुशकिस्मती से किलर मूव बाय शियांग के होते हुए जब तक उसके शरीर का एक टुकड़ा भी बचा रहता, बाइनिंग बिंग मर नहीं सकती थी, वरन वो अब तक जिंदा नहीं बच पाती। सोली के दायरे में 3 इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स हैं और साथ हाई एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट ग्रुप भी है। बाइनिंग बिंग ने जल्द हाई अपने आसपास की सिचुएशन समझ ली। उसके पास सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन थी। इस माहौल में जीना उसके लिए बेहद खतरनाक था। यहां तक कि आम रैंक 8 गो इमॉर्टल्स को भी इस जगह को एक्सप्लोर करने में मुश्किल होती थी। जहां रिस्क बढ़ा वहां रिवॉर्ड भी बढ़ा। यहां के कल्टिवेशन रिसोर्सेज रैंक 8 लेवल के थे। भले ही बाइनिंग बिंग उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, वो उन्हें ट्रेजर येलो हेवन में बेचकर अपने जरूरत के रिसोर्सेज खरीद सकती थी। बाइनिंग बिंग को रिस्क लेना पसंद था। ज्यादातर लोग ऐसी जिंदगी में हमेशा टेंशन में रहते, लेकिन वो इसमें डूबी हुई थी और मौत के किनारे पर होने के इस थ्रिल को एंजॉय करती थी। वैसे तो यहां कल्टिवेट करना खतरनाक है, पर जिंदा बचने का चांस तो है। लेकिन 5 रीजन्स और 2 हेवंस में इससे भी ज्यादा खतरा है। चाहे वो फैंग युआन हो, शैडो सेक्ट या हेवनली कोर्ट, वो सब मेरा शिकार करेंगे। बाइनिंग बिंग को अपनी सिचुएशन का साफ अंदाजा था। बाइनिंग बिंग अभी गुफा से बाहर निकली ही थी कि उसके चेहरे के भाव जरा बदले। उसने महसूस किया कि ज्यादातर जंगली जानवर अचानक अनबिल्लियों की तरह बिहेव करने लगे जिन्होंने मछली सूंघ ली हो, और एक ही दिशा में दौड़ने लगे। कुछ जानवर और झुंड अपनी जगह से नहीं हिले, लेकिन जल्दी वो भी बाकी जानवरों की भीड़ में शामिल होकर आगे बढ़ने लगे। और देखते ही देखते बाइनिंग बिंग की नजरों के सामने एक विशाल बीस्ट टाइड तेजी से बैन गया। ये हो क्या रहा है? ऐसा लगता है ये जानवर किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो अपनी लड़ाइयां और इलाके छोड़कर उसके पीछे भाग रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? बाइनिंग बिंग को क्यूरियोसिटी होने लगी। बिना किसी झिझक के उसने तुरंत एक मूवमेंट किलर मूव एक्टिवेट किया और बीस्ट टाइड में शामिल हो गई। बीस्ट टाइड इकट्ठा होने लगा। अनागिनत एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स और कुछ साफ दिखने वाले इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स एक जगह को घेर रहे थे। ये इलाका भी अर्थ रेंज की एक चट्टान पर था, जो धीरे धीरे एक टीले की तरह उभार रहा था। इस वक्त
उसमें से पीले भौर और लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। रोशनी पानी की तरह थी और चकाचौंध कर रही थी। उस टीले की चोटी पर एक टूम्बस्टोन था। टूम्बस्टोन पर कुछ लिखा हुआ लग रहा था, लेकिन रोशनी की वजह से साफ दिख नहीं रहा था। इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स इस्तेमाल करने पर भी कुछ नहीं दिखा। बाइनिंग बिंग पहले हाई बाई शियांग स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और जानवरों के झुंड में घुस गई थी। ये कौन सी जगह है? यहाँ इतना घना अर्थपात और फायर पथ का ऑरा है। यहाँ क्या छुपा है? इमॉर्टल मटेरियल्स या इमॉर्टल गू? लेकिन यहाँ टूम्बस्टोन क्यों है? टूम्बस्टोन पर कुछ अक्षर लिखे लग रहे हैं। क्या ये किसी ने बनाया है? वहाँ किसे दफनाया गया है? बाइनिंग बिंग ने आसपास के जानवरों को देखा। यूज थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। इनमें से ज्यादातर जानवर अर्थपथ और फायर पथ के हैं, तभी ये यहाँ अट्रैक्ट हुए हैं। दूसरे पाथ्स के जो जानवर यहाँ हैं, उन्हें तो बीस्ट टाइड जबरदस्ती खींच लाया है। बूम! ठीक उसी वक्त उस टीले के ऊपर से दोनों रोशनियां अचानक आसमान की तरफ छूट गईं और एक विशाल पीले लाल रंग के लाइट पिलर में बदल गईं। जानवर जोश में चिल्लाने लगे। कुछ जानवर पहली पोजीशन पाने की कोशिश में पिलर की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन जल्द ही उन्हें पीछे से आ रहे जानवरों ने नीचे गिराकर कुचल दिया। जानवरों के झुंड में अफरा तफरी और पागलपन फैल गया। वो लाइट पिलर की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे से लड़ रहे थे और मारकाट कर रहे थे। लेकिन अगर कुछ जानवर आगे पहुंचकर पिलर से टकरा भी जाते, तब भी उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। लाइट पिलर अपनी जगह से हिला तक नहीं, वो एक विशाल पहाड़ की तरह था जो 1 इंच भी हिलने को तैयार ना हो। बाइनिंग बिंग एक गू इमॉर्टल थी और उसकी इंटेलिजेंस जानवरों से कहीं ऊपर थी। वो इस अफरा तफरी भरी लड़ाई से बाहर छुपी रही और इसमें शामिल होने के बावजूद वो ज्यादातर बस बदलावों को ऑब्जर्व कर रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा, जानवरों के झुंडों में भारी नुकसान हुआ और हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। पीले लाल रंग का लाइट पिलर भी छोटा होने लगा, जैसे वो यूएस टीले के अंदर समा रहा हो। जानवर और भी ज्यादा पागल हो गए। उनकी खून की प्यास, दर्द भरी चीखें और चबाने की आवाजें बाइनिंग बिंग के कानों में गूंज रही थी। ये विशाल दुनिया सच में अनलिमिटेड गहराइयों वाली है और इसमें एक्सप्लोर करने के लिए अनंत रहस्य हैं। चलो देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। बाइनिंग बिंग टीले के और पास जाने लगी। जब तक जानवर एक दूसरे को मार चुके थे और बचे हुए जानवर बुरी तरह जख्मी थी, पीले लाल रंग की रोशनी पूरी तरह से यूएस टीले में समा गई। टीले के ऊपर जो टूम्बस्टोन था वो भी जमीन में धंस गया। ऐसा लगा जैसे टीला बदलाव की हद तक पहुंच गया है और अचानक फट गया। क्रैक क्रैक! पूरे टीले पर पतली दरारें फैल गईं। थोड़ी ही देर बाद टीला अंदर से फट गया और आसपास एक गू इमॉर्टल का ऑरा फैल गया। एक नंगे मेल इमॉर्टल ने अपनी ऊँट खोली और हैरानी से अपने चारों तरफ देखा। कौन हूं मैं? लेकिन अगले हाइपैल उसका दिमाग साफ होने लगा और उस बहुत सी चीजें याद आने लगी। मुझे याद है, मैं फैंग हुआन हूं। असमेल इमॉर्टल की हैरानी और झटके से सिकुड़ गई। जानवरों के झुंड गुस्से में गुर्राए और यूएस नंगे इमॉर्टल पर झपटे। मेल इमॉर्टल ने अपनी एड़ चौड़ी की और हवा में उड़ गया। मैं फिर से जिंदा हो गया। मैं फैंग हुआन हूं। मैं हूं लावा डेमन लॉर्ड। बम! एक जोर का धमाका हुआ और यूएस मेल इमॉर्टल के शरीर से लाल रंग की रोशनी की लहरें फैलने लगी। रोशनी की लहरें सुनामी की तरह बाधिन अपने आसपास सब कुछ डुबो दिया। जहां से भी वो गुजरी, लाल रोशनी की लहरों ने सब कुछ जला दिया। ज्यादातर जानवरों के झुंड पाल भर में जलकर राख हो गए और जो कुछ जानवर बच गए थे वो और भी जख्मी हो गए। कुछ जमीन पर मरने की हालत में पड़े थे, जबकि कुछ जानवर पागल होकर यूएस मेल इमॉर्टल की तरफ दौड़े। मेल इमॉर्टल फैंग हुआन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने फिर से लाल रोशनी की लहरें छोड़ी। लाल रोशनी पूरे बैटलफील्ड में फैल गई, जिससे भारी नुकसान हुआ, लेकिन अब भी कुछ इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट फैंग हुआन तक पहुंचने में कामयाब रहे। फैंग हुआन अब शांत नहीं रह पाया और बाइनिंग बिंग की तरफ चिल्लाया, मेरी मदद करो। इसके बाद मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है। बाइनिंग बिंग ने बिना झिझके हाँ कह दिया और सीधा अटैक कर दिया। कुछ ही देर में उसने आसानी से अन सभी इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स को मार डाला। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहले से ही काफी जख्मी थे। बहुत शुक्रिया दोस्त। खुशकिस्मती से तुम्हारी मदद से अचानक फैंग हुआन कमर से 2 टुकड़ों में कट गया। बाइनिंग बिंग ने उसका सर पकड़ा। उसके ऊपरी धड़ को थामे हुए वो बेरामी से मुस्कुराई। मैंने सोचा सीधे सोल सर्च करना ज्यादा आसान रहेगा। फैंग हुआन फटी ऊँग से बाइनिंग बिंग को घूरता रहा। इस फीमेल इमॉर्टल की एक हल्की नीली ड्रैगन जैसी थीन और उसके सर पर स्पाइरल ड्रैगन हॉर्न्स के 2 सींग थे। उसके चमकते चांदी जैसे बाल क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे और उसकी कमर तक आ रहे थे। उसकी स्किन बर्फ जैसी सफेद थी
और उसके बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब सी दीवानगी और बेरुखी थी। कितनी खूबसूरत औरत! फैंग हुआन खुली आंखों के साथ मर गया। बाई निंगबिंग ने फैंग हुआन की सोल सर्च की लेकिन उस कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। भले हाई फैंग हुआन उस टीले में जिंदा हुआ था, वो अभी भी कंफ्यूज था और उस बहुत सी बातें नहीं पता थीं। बाई निंगबिंग टूटे हुए टीले पर उतरी और ध्यान से सर्च करने लगी। ए फ्लैट भी कुछ हाथ नहीं लगा। इस इलाके में बड़े पैमाने पर अर्थपथ और फायरपथ के डाव मार्क्स द, लेकिन अब वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और अब ये जगह किसी आम जमीन से अलग नहीं है। लेकिन बाई निंगबिंग ने फैंग हुआन के शरीर को देखा। नहीं, ज्यादा एक्यूरेट कहूं तो यह डाव मार्क्स कंडेंस होकर अस इमॉर्टल बॉडी में समा गए। कमाल है, वकाई हैरान करने वाला। बाई निंगबिंग ने बार बार तारीफ की। सोल सर्च से उस पता चला कि ये फैंग हुआन एक पुरानी जनरेशन का था। उसने अर्थपाथ कल्टिवेट किया था, लेकिन बाद में यूज हार्ट फायर ट्रू इनहेरिटेंस मिला, इसलिए उसने फायर पथ भी कल्टिवेट किया। वो फायर मॉन्स्टर का बिजनेस करता था और ट्रेजर येलो हेवन में इस बिजनेस के बड़े आदमियों में से एक था। वो बहुत पहले मर चुका था, लेकिन किसी वजह से वो सच में जिंदा हो गया। ये कब्र जैसा टीला हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड जैसा ही असर रखता लगता है। ये गू इमॉर्टल्स को जिंदा कर सकता है। बाई निंगबिंग इस खोज से बहुत एक्साइटेड थी। इस बार उस बहुत बड़ा फायदा हुआ था। ना सिर्फ उसने इस रहस्यमयी टीले को खोजा था, बल्कि उसने फैंग हुआन की सोल को भी पकड़ लिया था और उसका इनहेरिटेंस और कल्टीवेशन इंसाइट्स हासिल कर ली थीं। इससे भी बड़ी जीत तो पूरे बैटलफील्ड में फैली जानवरों की लाशें थीं। यहां बहुत सारे रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स थे और रैंक 7 इमॉर्टल मटेरियल्स तो उससे भी ज्यादा में थे। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर, मिनी सदर्न बॉर्डर, रंबल। एक जोर की आवाज के साथ एक पहाड़ जमीन पर एक बड़ी सी स्टैंप की तरह आ गिरा। ये मशहूर पहाड़ लाल और चौकोर था। इस पहाड़ पर मिट्टी का एक कण तक नहीं था। ये पूरी तरह से अलग अलग तरह के कॉपर से बना था। ये था कॉपर सील माउंटेन। पहले कॉपर सील माउंटेन पर 3000 हेवन पाथ डाउ मार्क्स की ट्रिब्यूलेशन ने हमला किया था। बिजली से उसका आधा हिस्सा फट गया था, जिससे घना धुआं और चिंगारियां निकल रही थीं। पूरा पहाड़ पिघली हुई हालत में आ गया था और उससे एक अजीब बदबू आ रही थी। लेकिन अब फैंग युआन के मिशंस देने के बाद बहुत से गू इमॉर्टल्स ने कॉपर सील माउंटेन को रिपेयर कर दिया था। ये न सिर्फ अपनी पुरानी हालत में लौट आया था, बल्कि अब पहले से भी बड़ा हो गया था। चलो, आखिरकार हमने इस कॉपर सील माउंटेन को मूव कर ही लिया। थके हारे गू इमॉर्टल्स ने राहत की सांस ली। एक रॉकमैन गू इमॉर्टल ने आराम नहीं किया और तैयारी में लग गया। एक लंबे वक्त के बाद उसने एक अर्थपाथ किलर मूव एक्टिवेट किया। इस किलर मूव के असर से कॉपर सील माउंटेन हल्का सा हिलता हुआ लगा। पहाड़ के बेस से हल्की पीली भूरी रोशनी निकलने लगी। रोशनी की किरणें इकट्ठी हुईं और उन्होंने एक ट्रांसलूसेंट सुनहरी अर्थपाथ माउंटेन रूट बना दी। माउंटेन रूट जमीन में घुस गई और तेजी से फैलने लगी। रॉकमैन गू इमॉर्टल किलर मूव को मेंटेन करता रहा। उसके चेहरे पर मुश्किल के भाव उसका इमॉर्टल एसेंस तेजी से खत्म हो रहा था। आखिरकार वो और नहीं कर पाया और उसने किलर मूव रोक दिया। माउंटेन रूट ने तेजी से फैलना बैंड कर दिया और रुक गई। वो जमीन के काफी नीचे जा चुकी थी और एबनॉर्मल स्पीड से बढ़ने लगी। आने वाले सालों में यह माउंटेन रूट आसपास के डाउ मार्क्स से जुड़ जाएगी, जिससे कॉपर सील माउंटेन स्टेबल रहेगा और मेंटेन होगा। पेड़ों की जड़ें होती हैं, वैसे हाई पहाड़ों की माउंटेन रूट्स होती हैं। अगर उन्हें यूं ही इधर उधर मूव किया जाए तो रूट्स टूट सकती हैं और वो तबाह हो सकते हैं। इसलिए मशहूर पेड़ों और पहाड़ों को मूव करने के लिए स्पेशल वुड पाथ और अर्थपाथ मेथड्स की जरूरत होती है, वरन उन्हें जबरदस्ती मूव करने में फायदे से ज्यादा नुकसान है। रॉकमैन गू इमॉर्टल जमीन पर पालती मारकर बैठ गया और रिकवर करने लगा। वो बेहद थक चुका था। उसका इमॉर्टल एसेंस खर्च भी सब इमॉर्टल्स में सबसे ज्यादा था। जाहिर है, मिशन पूरा होने के बाद उसके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। बाकी के गू इमॉर्टल्स ने आराम कर लिया था और अब फाइनल इंस्पेक्शन करने लगे। थोड़ी देर बाद सभी इमॉर्टल्स फिर से इकट्ठा हुए। बस इतना काफी है, इस कॉपर सील माउंटेन की हालत ठीक है। माउंटेन रूट की सिचुएशन भी काफी अच्छी है। ऐसा मशहूर पहाड़ और माउंटेन रूट एक अर्थवेन नोड बनने का काम पूरी तरह से उठा सकते हैं। मास्टर सच में शानदार और हिम्मती हैं। वो पूरे मिनी 5 रीजन्स में एक अर्थवे बना रहे हैं। यह प्लान तो बहुत ही बड़ा है और इसे पूरा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। उन्हें देखकर सच में दिल से रिस्पेक्ट निकलती है। सभी इमॉर्टल्स ने सर हिलाया। वो सब एक जैसा ही महसूस कर रहे थे। चलो, अब चलते हैं। हमें अगला मशहूर पहाड़ रिलोकेट करना है।
पहाड़ों को रिलोकेट करने वाले गू इमॉर्टल्स ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन टास्क्स को खत्म करते जाएंगे, ये काम कम होते जाएंगे और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी ढेर सारे मिल रहे हैं। चलो मेहनत करें और कुछ और टास्क्स पूरे करने की कोशिश करें। हाँ, आजकल अगर कोई थक जाता है तो वो लिवर लाइफ फॉर्मेशन का एक चक्कर लगा आता है। कोई भी इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को छोड़ना नहीं चाहता। मैं तो इससे पहले ही हो आया। हाँ, सच में मैं भी गया था। इमॉर्टल्स आपस में बात करते हुए कॉपर सील माउंटेन से निकल गए। अगर मिनी 5 रीजन्स को ऊपर से देखा जाता तो दिखेगा कि लगभग 10 ग्रुप्स पहाड़ों को रिलोकेट करने में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सिर्फ मशहूर पहाड़ों के बारे में नहीं था। मशहूर पहाड़ों के अलावा 10 अर्थ्स भी द जो अर्थ वेन नॉड्स का काम कर सकते थे। सदर्न बॉर्डर के पैराडाइज अर्थ ट्रू इनहेरिटेंस में 10 अर्थ्स के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन था। यह 10 अर्थ्स द अर्थ अबिस, अर्थ ट्रेंच, अर्थ टनल, अर्थ केव, अर्थ प्रिजन, प्रोडक्शन अर्थ, फ्लाइंग अर्थ, फॉर्मेशन अर्थ, ट्रेजर अर्थ और टूम अर्थ। यह 10 अर्थ्स एक अर्थ वेन नोड का काम कर सकती थीं। फैंग युआन के आर्टिफिशियल अर्थ वेन कंस्ट्रक्शन का पहला स्टेप मिनी 5 रीजन्स में हर तरह के अर्थ वेन नोड्स को अरेंज करना था। फिर वो अर्थ पाथ मेथड्स का इस्तेमाल करके इन नोड्स को कनेक्ट करता। आखिर में वो एडजस्टमेंट्स करता। फिलहाल फैंग युआन 10 अर्थ्स में से सिर्फ आधे ही बना सकता था, अर्थ अबिस, अर्थ ट्रेंच, अर्थ टनल, प्रोडक्शन अर्थ और फॉर्मेशन अर्थ। बाकी के 5 अर्थ्स उसकी काबिलियत से बाहर थे, जैसे कि टूम अर्थ। इस अर्थ का बनना रहस्यों में लिप्त था, यहां तक कि पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल भी इसे समझ नहीं पाए थे। इस इलाके में गू इमॉर्टल्स जिंदा हो सकते थे। टूम अर्थ का टूमस्टोन भी बेहद रहस्यमय था, जिसमें इंफॉर्मेशन पाथ की एबिलिटी थी। ऐसा लगता था कि वो रिवर ऑफ टाइम से गू इमॉर्टल की जिंदगी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर कंडेंस कर सकता था। गू इमॉर्टल की रेपुटेशन जितनी ज्यादा होती, टूमस्टोन पर लिखी बातें यूटीएनआई हाई डिटेल्ड होती, जो गू इमॉर्टल के रिवाइवल में ज्यादा मदद करती थी। उनके बीच का आपस का रिलेशन क्या था, इसे वेरीफाई करना बाकी था। फिलहाल फैंग युआन के सारे सबऑर्डिनेट्स पहाड़ मूव कर रहे थे। पहाड़ आमतौर पर अर्थ वेन नोड्स का काम करते थे, ना कि 10 अर्थ्स। इन पहाड़ों को कम से कम एक मशहूर पहाड़ के लेवल का होना जरूरी था। सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर में ज्यादा मशहूर पहाड़ नहीं हैं। मेरा अनुमान है कि वो प्लान के पहले स्टेप में अर्थ वेन नोड्स का सिर्फ 30% हाई कवर कर पाएंगे। आर्टिफिशियल अर्थ वेन प्रोजेक्ट बेहद बड़ा था और उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। फैंग युआन ने बड़ी संख्या में ग्रोटो हेवंस को अपने में मिला लिया था और अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज हासिल किए थे, लेकिन अब यूज कमी महसूस होने लगी थी। फैंग युआन के पास अब भी एक मशहूर पहाड़ था जिसे उसने इस्तेमाल नहीं किया था। वो हाल ही में मिला ह्यूमन स्मोक माउंटेन था। इस पहाड़ को रखे रहना ही बेहतर है। मेरी इंट्यूशन कह रही है कि अगर मैं चाय क्लैन के ह्यूमन पाथ रिसर्च रिजल्ट्स का इस्तेमाल करता रहा तो मेन ह्यूमन स्मोक माउंटेन के एसेंस को कंडेंस करके एक अधूरा ह्यूमन माउंटेन बना पाऊंगा। फैंग युआन एक ह्यूमन पाथ ग्रैंड मास्टर था। ह्यूमन पाथ को लेकर उसकी इंट्यूशन ह्यूमन पाथ मास्टर से कहीं ज्यादा एक्यूरेट थी। चाय क्लैन द्वारा पाले गए बहुत से मॉर्टल्स को मारने के बाद ह्यूमन सी तो पूरा हो गया था, लेकिन ह्यूमन माउंटेन अभी तक नहीं बना था। ह्यूमन माउंटेन और ह्यूमन सी का कॉम्बिनेशन यकीनन बेहद पावरफुल होगा। अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में भी फैंग युआन ने ऐसा नहीं देखा था। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। एक सेक्लूडेड डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ को बनाने में इन्वेस्टमेंट बेहद ज्यादा था, आर्टिफिशियल अर्थ वे के इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा। अधूरा ह्यूमन सी इसलिए पूरा हो पाया क्योंकि उसके पीछे ईस्टर्न सी के शिया क्लैन की कड़ी मेहनत और जमा पूंजी थी। वो अपने आखिरी स्टेज पर था और यूज ह्यूमन पाथ रिसोर्सेज की जरूरत थी। ईस्टर्न सी का शिया क्लैन अपने राइचस पाथ आइडेंटिटी की वजह से परेशान था और रिसोर्सेज सिर्फ चुप चुप के ही इकट्ठा कर सकता था। उनकी हिम्मत कैसे होती फैंग युआन की तरह खुलेआम मारकाट करने की। पहली बात, फैंग युआन ने मारकाट के टारगेट्स बहुत चालाकी से चुने। उसने राइचस ची अलायंस की हैडन को पार नहीं किया, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। बाद में उसने चाय क्लैन के मॉर्टल्स पर ध्यान दिया। फैंग युआन ने फौरन कुछ फायदों को छोड़कर जबरदस्ती नेगोशिएट किया। यहां तक कि चाय क्लैन जैसे सुपर क्लैन ने भी आखिरकार फैंग युआन की शैतानी ताकत के आगे घुटने टेक दिए और कोऑपरेट करने के लिए सर झुका दिया। मुझे रिसोर्सेज की कमी होने लगी है, फैंग युआन ने हल्की सी चिंता से सोचा। ह्यूमन माउंटेन बनाने का प्लान यकीनन अभी बहुत दूर था। सच तो यह था कि अधूरा रिफाइनमेंट सी भी खत्म होने की कागार पर था। फैंग युआन ने इस हाल ही के दौरान बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था। वैसे तो उसने अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज लूटे थे,
ये रिसोर्सेज ZYA डेटार 2 हेवंस के ग्रोटो हेवंस से आए थे, जिनका इतिहास कई लाख साल, यहाँ तक कि 10 लाख साल पुराना था। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला था। फैंग युआन बड़े पैमाने पर रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन कर रहा था, और साथ ही वो अपने सबॉर्डिनेट्स को पालने के लिए रैंक 6 और रैंक 7 कल्टिवेशन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा था। फैंग युआन के अंदर बहुत सारे गू इमॉर्टल्स थे। अकेले लंग या सेक्ट में हाई बहुत से हेरी मैन गू इमॉर्टल्स, द वेरिएंट ह्यूमन अलायंस में तो और भी ज्यादा गू इमॉर्टल्स थे। इसके अलावा बिंग युआन, शी जोंग और मो तन संग जैसे वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का ग्रुप भी था। बीस्ट कैलेमिटी ग्रोटो हेवन के ह्यूमन गू इमॉर्टल्स दास के करीब द, जिसमें कॉम्बैट बीस्ट किंग भी शामिल था, और लेडी व्हाइट रैबिट, फेरी मियाओयिन, साथ हाईफैंग युआन के क्लोन्स वू शुआई, जान बूडू और दूसरे भी थे। कुछ ही समय पहले मशरूमन गू इमॉर्टल्स उसके साथ जुड़ गए थे। उनमें से सबसे स्ट्रांग के शिन होंग था। फैंग युआन के सबॉर्डिनेट गू इमॉर्टल्स की संख्या नॉर्मल सुपर फोर्सेस से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि लॉन्जेविटी हेवन भी उससे कंपेयर नहीं कर सकता था। कहना यह है कि सिर्फ पुराना शैडो सेक्ट जिसके पास ज़ॉम्बी अलायंस था, और हेवनली कॉर्ड जिसके अंडर 10 ग्रेट एंशिएंट सेक्ट्स द, वही उससे कंपेयर कर सकते थे। अगर वो क्लैन के पास इतने सारे गू इमॉर्टल्स होते, तो वू योंग शायद सपनों में भी खुशी से हंस रहा होता। वू योंग जैसे शक्तिशाली कैरेक्टर को रेसेस के फर्क से कोई मतलब नहीं था, यूज बस इस बात से मतलब था कि वो काम के हैं या नहीं। जाहिर है, अगर सभी ह्यूमन गू इमॉर्टल्स होते तो बेहतर होता। फैंग युआन इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा था कि कितने भी कल्टिवेशन रिसोर्सेज उसके लिए काफी नहीं होते। खुशकिस्मती से उसकी फाउंडेशन बेहद मजबूत थी और इतने लंबे समय तक चल सकी। लेकिन अब उसमें कमी के संकेत दिखने लगे थे। लगता है मुझे फिर से रिसोर्सेस लूटने पड़ेंगे। भले ही उसकी जमा पूंजी अभी भी थी, फैंग युआन आगे के लिए तैयारी कर रहा था। मेन वेरिएंट ह्यूमन अलायंस के रिसोर्सेज पहले हाई लूट चुका हूं। ए फ्लैट ग्रोटो हेवंस का सिर्फ एक हिस्सा ही बचा है। मशरूम मान पैराडाइज की सिचुएशन भी वैसी ही है। लगभग सारे मशरूम में यहां आ चुके हैं, वहां जमा रिसोर्सेज की तो बात ही छोड़ो। फैंग युआन ने एनालाइज किया। उसने अपनी उम्मीदें मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन पर लगा रखी थीं, लेकिन जहन बूडू से मिली इंफॉर्मेशन से फैंग युआन को पता चला कि लॉन्जेविटी हेवन ने मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन में अपनी फोर्सेज लगा रखी हैं। मिरियड बीस्ट फ्यूजन कलर हेवन खुद भी बहुत पावरफुल था और उस जीतना मुश्किल था। लॉन्जेविटी हेवन के अलावा भी यकीनन दूसरी फोर्सेज उस पर नजर रखे होंगी। इसलिए भले ही वहां ढेर सारे रिसोर्सेज द, फैंग युआन फिलहाल यूज टारगेट नहीं करना चाहता था। ईस्टर्न सी के ब्लू ड्रैगन वेल के पास भी काफी रिसोर्सेज थे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था। पिछली बार वहां से निकलने के बाद फैंग युआन को ब्लू ड्रैगन वेल का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। उसने ब्लू ड्रैगन वेल के इमॉर्टल एपर्चर में घुसने के लिए किलर मूव हेवन एंड अर्थ ट्रैवल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रहस्यमय तरीके से फेल हो गया। अभी भी 2 हेवंस के ग्रोटो हेवंस का एक ग्रुप है जिन्होंने की सी एंसेस्टर के आगे सर झुकाया है, वो सभी ह्यूमंस हैं। इन ग्रोटो हेवंस के पास भी काफी कल्टिवेशन रिसोर्सेज हैं। शायद मेन ची सी क्लोन के साथ कोऑपरेट कर सकता हूं। फिलहाल फैंग युआन चाय क्लैन और वू क्लैन जैसे सुपर फोर्सेस पर हमला नहीं करना चाहता था। ऐसा करने से उसका अपना लक खर्च होता। किसी भी सुपर फोर्स के पास जबरदस्त लक होता है और उनके पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स जरूर होती हैं। शायद ज्यादा फायदा ना हो और रिस्क यकीनन बहुत बड़े थे। सबसे जरूरी बात, अगर वो सुपर फोर्सेस पर हमला करता भी, तो फैंग युआन बाहरी दुनिया के टेरिटरीज पर ज्यादा कब्जा नहीं करना चाहता था। सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर को डेवलप करना कहीं बेहतर था। उसके टेरिटरीज और वो खुद एक ही बॉडी में थे। ये बेहद फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट था। दूसरे गू इमॉर्टल्स के पास सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर नहीं था, इसलिए उनके लिए टेरिटरीज पर कब्जा करना ज्यादा फायदेमंद था। अगर उनके पास सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर होता, तो शायद वो भी फैंग युआन जैसा ही फैसला करते। एक तेज हवा अचानक 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल से उठी और आसमान की तरफ जाकर गायब हो गई। हेचुनक्यू अच्छी खबर लाया था। वू क्लैन का फैन विंडगू सफलतापूर्वक एडवांस हो गया था, हालांकि इस प्रोसेस में वो 2 बार फेल हुआ था। रैंक 8 फैन विंडगू। हाल ही के दिनों में 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल में कुछ एडजस्टमेंट्स किए गए थे और उसकी एबिलिटी अब कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। फैन विंडगू को मिलाकर फैंग युआन ने 4 एलिमेंट्स स्क्वायर रिग्रेट ब्लड रिफाइनमेंट पूल से अब तक 50 से ज्यादा रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन कर लिए थे। मेन ट्रेजर येलो हेवन में बड़े पैमाने पर ट्रू इनहेरिटेंसेस बेच सकता हूं और कल्टिवेशन रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज कर सकता हूं। गू रिफाइनमेंट बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट भी काफी कमाल का है।
फैंग युआन ने रिसोर्सेज जमा करने के 2 तरीके सोचे। फैंग युआन की करंट रिफाइनमेंट पाथ स्ट्रेंथ के हिसाब से वो सिर्फ रैंक 9 और रैंक 10 इमॉर्टल गू और कुछ खास रैंक 8 इमॉर्टल गू रिफाइन नहीं कर सकता था। फॉर इंस्टेंस, फैंग युआन के पास फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू के लिए पर्याप्त रैंक 8 लक पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स की कमी थी। तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। मेंग क्यू जेन ने पैराडाइस अर्थ के ड्रीम रेल्म में एंटर किया और उसके स्वागत में यह सेंटेंस था। क्या? मेंग क्यू जेन हैरानी से बोल पड़ा। उसके सामने एक बूढ़ी मशरूमन दादी थी। उसने आहें भरी और एक दोषी टोन में कहा, छोटे मी, तुम्हारी दादी बहुत बेकार है। मेरे पास सच में तुम्हारी बीमारी का इलाज करने का कोई रास्ता नहीं है। इस छोटे से वक्त का इस्तेमाल करते हुए मेंग क्यू जेन ने जल्दी से अपने आसपास देखा। उसने पाया कि न सिर्फ उसके सामने एक मशरूमान थी, बल्कि वो खुद भी एक मशरूमान था। और अभी वो मशरूमन कल्चर की एक खास झोपड़ी में थे। इस झोपड़ी की दीवारें गहरी हरे रंग की थी। ये खास घास और मिट्टी से बनी थी। झोपड़ी की छत पुआल से बनी थी। झोपड़ी के अंदर का सामान साधारण था, जिससे पता चलता था कि ये एक डॉक्टर का घर है। दादी, क्या सच में कोई उम्मीद नहीं है? क्या सच में कोई और रास्ता नहीं है? मेंग क्यू जेन ने विश्वास न होने का नाटक किया, जबकि वो इस ड्रीम रेल्म के बारे में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मशरूमन दादी एक पल के लिए झिझकी और फिर बोली, एक रास्ता है। मेंग क्यू जेन ने तुरंत पूछा, क्या रास्ता? मशरूमन दादी ने अपना सर हिलाया और एक टेबल की तरफ चली गई। टेबल पर दवाइयों के मटके भरे पड़े थे। कुछ सफेद, कुछ ग्रे, लेकिन ज्यादातर काले थे। इनमें से कुछ मटके खुले उनमें सूखी जड़ी बूटियां या काला दवाई का लिक्विड भरा था, जबकि कुछ मटकों पर ढक्कन कास कर लगे हुए थे। बूढ़ी दादी एक अजीब से मूड में लग रही थी। उसने अनजाने में इन मटकों को इधर उधर किया और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। मेंग क्यू जेन की तरफ पीठ करके उसने कहा, जो एक चीज मुझे लगता है तुम्हें बचा सकती है, वो कोई तरीका नहीं, बल्कि एक इंसान है। एक इंसान? मेंग क्यू जेन बूढ़ी दादी के पास गया। उसने देखा कि इन मटकों में असल में गू वॉर्म्स थे। बूढ़ी दादी ने आहें भरी, साई, तुम उस जानते भी हो। मेंग क्यू जेन को कोई आइडिया नहीं था कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसके पास काफी एक्सपीरियंस था और उसने काफी चतुराई से बात करना सीख लिया था। उसने कहा, कहीं वो तो नहीं? हाँ, वही, मेरी ट्राइब की पिछली विच, हुवैंग वैन, बूढ़ी दादी ने कहा। हर मशरूमन ट्राइब में एक विच होती थी। नॉर्मैन ट्राइब की साइंटिस्ट से अलग, विचेस के पास अथॉरिटी नहीं होती थी, लेकिन उनकी रेप्यूटेशन आमतौर पर बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि विचेस मशरूमन ट्राइब की सबसे काबिल फीमेल डॉक्टर्स होती थीं। विच के सपोर्ट और आशीर्वाद के बिना मशरूमान के अगले ट्राइब लीडर को सवालों का सामना करना पड़ता था और शायद वो पोजीशन ले भी नहीं पाता था। तुम्हारे पास जिंदा बचने की उम्मीद सिर्फ पिछली विच, हुवैंग वैन को ढूंढने से हाई है, बूढ़ी दादी ने जोर देकर कहा। मेंग क्यू जेन ने तुरंत पूछा, तो वो कहाँ है? विप माउंटेन। बूढ़ी दादी ने मेंग क्यू जेन को देखा। छोटे मी, तुम एक अच्छे बच्चे हो। मैंने तुम्हें बड़े होते देखा है। बीमारी ट्राइब में फैल रही है, लेकिन तुम्हें इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए था। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी मर्जी से दूसरों का इलाज करने में मेरी मदद की। तुम हुवैंग वैन के मामले के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हो। भले ही वो बेहद शक्तिशाली है, उसने ट्राइब को धोखा दिया, इसलिए तुम उस ढूंढने के लिए अकेले ही जा सकते हो। ट्राइब तुम्हारी मदद नहीं करेगी। मेंग क्यू जेन ने सर हिलाया। उसने तेजी से महसूस किया कि बूढ़ी दादी की बातों के पीछे कोई छुपा हुआ मतलब था। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और उसने पूछा, लेकिन दादी, मैं अपनी ताकत से वहां तक नहीं पहुंच सकता। मुझे हुआंग वैन से मिलना ही होगा उसकी मदद लेने के लिए। ना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, बल्कि उससे भी ज्यादा, मैं बीमारी का इलाज करने का तरीका वापस लाना चाहता हूं। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। बूढ़ी दादी ने राहत की सांस ली। मैं यही चाहती थी कि तुम करो। चिंता मत करो, तुम विप माउंटेन जाने का रिस्क ले रहे हो। तुम्हारा सफर खतरों से भरा होगा और विप माउंटेन ऊपर से एक ह्यूमन टेरिटरी है। मैं, तुम्हारी दादी, तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती हूं? बूढ़ी दादी एक तरफ मुड़ी और टेबल पर रखे सभी दवाई के मटके खोल दिए। तुम यहां से 3 गू वॉर्म्स ले सकते हो। ये तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। शुक्रिया, दादी, मेंग क्यू जेन ने सोचते हुए कहा। तो ये बात थी। उसके पास ड्रीम रेल्म्स को एक्सप्लोर करने का काफी एक्सपीरियंस था। सिर्फ इस बातचीत से ही उसने इस ड्रीम रेल्म स्टेज की का पता लगा लिया था। इस स्टेज का जरूरी छुपा हुआ पॉइंट गू का सिलेक्शन है। अगर मैंने बूढ़ी दादी का छुपा हुआ मतलब नहीं समझा होता और इसका जिक्र नहीं किया होता, तो शायद मुझे गू सेलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता।
3 गू वॉर्म्स चुनने से ड्रीम रेल्म की डिफिकल्टी जरूर कम हो जाएगी, लेकिन कौन से 3 मेरे लिए बेहतर होंगे? मेंग क्यू जेन ने ध्यान से गू वॉर्म्स को देखा और चुपके से ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू एक्टिवेट किया। ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू की मदद से मेंग क्यू जेन ने जल्द हाई दूसरे स्टेज के कई क्लूज ढूंढ लिए। जल्दी चुनो, बेवजह टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें अपने हर सांस की कीमत समझनी होगी। बूढ़ी दादी ने जोर डाला। मेंग क्यू जेन ने अपने दांत भींचते हुए कहा, दादी, मुझे थोड़ा और सोचने दो। बूढ़ी दादी ने ठंडे चेहरे से कहा, HMPH, तुम पहले से हाई इस हालत में हो, तुम्हें डिसाइसिव होना चाहिए। फौरन 3 गू वॉर्म्स चुनो, फिर इस सीक्रेट पैसेज से घाटी छोड़ दो। अगर ये वक्त निकल गया तो वो पैसेज 7 दिन के लिए बैंड हो जाएगा। जल्दी चुनो। मेंग क्यू जेन अब और टाल नहीं सकता था, लेकिन खुशकिस्मती से उसने इस छोटे से वक्त में काफी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। मैं ये 3 चुनता हूं। मेंग क्यू जेन ने दर्जनों मटकों में से जल्दी से 3 गू चुन लिए। अच्छा, तुमने अच्छा चुना। हुवैंग सियोमी, वक्त कम है, मैं तुम्हारी बस यहीं तक मदद कर सकती हूं, अब निकलो। बूढ़ी दादी की आवाज अभी खत्म ही हुई थी कि मेंग क्यू जेन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ड्रीम रेल्म दूसरे स्टेज में एंटर कर गया। उसके पास रैंक 3 कल्टिवेशन थी और अपने गू वॉर्म्स और 3 नए गू का इस्तेमाल करके वो पहाड़ों से तेजी से सफर कर रहा था। हालांकि ये मुश्किल था। वो खतरनाक इंसान खाने वाले जंगल से गुजरा, ऊंचे कोहरे को पार किया और मौत के दलदल को भी पार कर गया। फ्लैट वो अपने आखिरी ऑब्स्टिकल का सामना कर रहा था, 1000 बीस्ट किंग लेवल का काला भालू। मेंग क्यू जेन ने काले भालू के साथ एक लंबी और काधीन लड़ाई लड़ी। आखिरकार काला भालू जमीन पर ढेर हो गया। उसका मोटा शरीर कुछ ही सांसों में एक फटे हुए गुब्बारे की तरह सिकुड़ गया। बस थोड़ी ही देर में उसका खून, मांस और ऑर्गन्स बैंगनी जहर में बदल गए जो उसके घावों और छेदों से बाहर बहने लगे। मेंग क्यू जेन ध्यान से झुका और टाइगर पॉइजन गू को बाहर निकला। यह रैंक 3 टाइगर पॉइजन गू अन 3 गू में से एक था जो उसने ड्रीम रेल्म के पहले स्टेज में चुना था। एक्टिवेट होने पर यह टाइगर पॉइजन निकाल सकता था। टाइगर पॉइजन गू एक काले बिच्छू जैसा था, लेकिन उसके सर पर सुनहरे निशान जो राजा के अक्षर जैसे लगते थे। वो व्हाइट सिल्वर एपर्चर से बाहर आया और जमीन पर फैले जहर को सूखने लगा। जल्द ही सारा जहर उसने सूख लिया और उसका शरीर हल्का सा बड़ा हो गया। मेंग क्यू जेन की इच्छा के बदलते ही टाइगर पॉइजन गू आज्ञाकारी तरीके से उसके अपचर में वापस उठ गया। पहले स्टेज में बहुत सारे पॉइजन गू थे, जैसे स्नैक पॉइजन गू, डोव पॉइजन गू, बी पॉइजन गू और भी 1000 बीस्ट किंग लेवल के काले भालू के खिलाफ बी पॉइजन गू, जो भालू के शरीर से कमजोर पड़ता है, कभी नहीं चुनना चाहिए था। स्नेक पॉइजन गू और डोव पॉइजन गू का असर काफी धीमा होता है। सिर्फ टाइगर पॉइजन गू इस तरह के बड़े जानवर से निपटने में स्पेशलाइज्ड है और इसका असर भी जल्दी होता है। इसके अलावा जब पॉइजन लिक्विड गू के साथ इस्तेमाल किया जाए तो टाइगर पॉइजन अपनी शक्ल बदल सकता है और लड़ाई में बेहद प्रैक्टिकल हो जाता है। काले भालू किंग के साथ लड़ाई में मेंग क्यू जेन ने पॉइजन लिक्विड गू और टाइगर पॉइजन गू का इस्तेमाल करके एक पॉइजन लिक्विड टाइगर बनाया। पॉइजन लिक्विड टाइगर काले भालू किंग से आमने सामने लड़ने में सक्षम था। इसने मेंग क्यू जेन की डायरेक्ट कॉम्बैट की कमजोरी को काफी हद तक पूरा किया। मेंग क्यू जेन पीछे रहा और लगातार पॉइजन पाथ गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके पॉइजन लिक्विड टाइगर की मदद करता रहा और आखिर में जीत हासिल की। जाहिर है टाइगर पॉइजन गू का अपना डिसएडवांटेज भी था। यह डिसएडवांटेज काफी बड़ा भी था। एक आम कहावत थी कि शेर भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते। टाइगर पॉइजन गू बच्चों जैसे टारगेट्स पर कोई असर नहीं करता था। ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू की इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेंग क्यू जेन को पहले स्टेज में ही पता चल गया था कि काला भालू आखिरी ऑब्स्टिकल था और सबसे मुश्किल भी। उसने हालात के मुताबिक काम किया और सबसे जरूरी टाइगर पॉइजन गू को चुना। टाइगर पॉइजन गू की जहरीली शक्ति और जहर की मात्रा काफी कम हो गई है, भले ही मैंने लड़ाई के बाद बचा हुआ जहर इकट्ठा कर लिया। टाइगर पॉइजन गू को ठीक होने में वक्त लगेगा, मेरी ओवरऑल पावर काफी कम हो गई है। खुशकिस्मती से ये आखिरी ऑब्स्टिकल था और ये एक ड्रीम रेल्म है, असली जंगल नहीं। हाँ, क्या हुआ? मेंग क्यू जेन का चेहरा हल्का सा बदला। ड्रीम रेल्म का दूसरा स्टेज अभी भी स्टेबल था और उसकी उम्मीद के मुताबिक गायब नहीं हुआ। क्या अभी भी कोई और ऑब्स्टिकल है? हो नहीं सकता। ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू ने पहले ही सब कुछ देख लिया था। 1 मिनट रुको, पहले की सर्च में एक मोर्टल भी था। इस मोर्टल के पास गू मास्टर कल्टिवेशन नहीं थी, इसलिए मेंग क्यू जेन ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। शायद अगर टाइगर पॉइजन गू नहीं चुना जाता
तो वो मॉर्टल ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर कर रहे गू कल्टीवेटर की कुछ मदद करता। लेकिन अब मेंग क्यू जेन को एहसास हुआ कि ये मॉर्टल एक जरूरी फैक्टर लग रहा था। इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेंग क्यू जेन को इस मॉर्टल की लोकेशन नेचुरली पता थी। वो तुरंत उस लोकेशन की तरफ बढ़ गया। आधे रास्ते में उसकी ताकत तेजी से कम होने लगी। ये क्या हो रहा है? मेंग क्यू जेन ने तुरंत खुद को चेक किया और पीला पड़ गया। बीमारी फूट पड़ी है। साफ तौर पर अभी 2 दिन और बचे थे। कहीं ऐसा तो नहीं काले भालू के साथ लड़ाई में मेरी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई और मेरा शरीर यूज से नहीं पा रहा, इसलिए बीमारी पहले ही फूट पड़ी। ये बीमारी मशरूमन के लिए खास थी। एक बार ये फूट जाती तो पूरे शरीर पर मशरूम्स उगने लगते थे। मशरूम्स जितने बड़े होते यूटीएनआई हाई ज्यादा वाइटैलिटी वो मशरूम में से खींच लेते। बीमारी इतनी तेजी से फैली कि जब मेंग क्यू जेन को इसका पता चला वो पहले ही अपनी ताकत खो चुका था और जमीन पर गिर गया था। क्या ये ड्रीम रेल्म एक्सप्लोरेशन यहीं खत्म हो जाएगा? मैंने तो अभी तक पैराडाइज अर्थ का चेहरा भी नहीं देखा। अपनी में बॉडी के अर्थ में बनाने के प्लान में मदद करने के लिए मेंग क्यू जेन ने पैराडाइज अर्थ के ड्रीम रेल्म का एक्सप्लोरेशन वक्त से पहले शुरू कर दिया था। नहीं, मेरे पास अभी भी उम्मीद है। हिम्मत रखो, मुझे हिम्मत रखनी होगी। ये जगह इस मॉर्टल की लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं है। भले ही मेंग क्यू जेन बेबस था और सिर्फ जमीन पर लेट सकता था, अभी सबसे बुरी सिचुएशन नहीं आई थी। कम से कम उसके पास सांस लेने की ताकत थी और वो अपने अपचर में गू वर्म्स का इस्तेमाल कर सकता था। उसने तुरंत एक हीलिंग गू वर्म एक्टिवेट किया और वक्त निकालने की कोशिश करने लगा। हीलिंग गू जाद से इलाज नहीं कर सकता था और सिर्फ बीमारी के खतरे को कम कर रहा था, लेकिन इसका असर इतना कम था जैसे कोई बच्चा कार को रोकने की कोशिश कर रहा हो। डैम इट, काले भालू किंग के साथ लड़ाई में मेरा आधे से ज्यादा प्राइमेवल एसेंस खर्च हो गया। मेरा प्राइमेवल एसेंस जल्द हाई खत्म हो जाएगा। मेंग क्यू जेन फिर से एक मुश्किल में फंस गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने कुछ सरसराहट की आवाजें सुनी। ये इस मोर्टल के कदमों की आवाज है। अच्छा है। मेंग क्यू जेन की एक चमक उठी और उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मदद मदद। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, मेंग क्यू जेन की आवाज अभी भी हल्की थी। कौन मदद मांग रहा है? एक आम लड़की ने झाड़ियों को हटाया और यूएस जगह पर आई। यहां नीचे देखो, मेंग क्यू जेन बोला। उसकी आवाज इतनी हल्की थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोटल लड़की ने उस नहीं सुना, बुदबुदाते हुए बोली, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? साई, देर हो रही है, मुझे जल्दी से मशरूम्स इकट्ठा करके उन्हें तू क्लैन विलेज में बेचना है। यहां तो बहुत सारे मशरूम्स हैं। मोटल लड़की ने मेंग क्यू जेन को देख लिया, लेकिन इस वक्त मेंग क्यू जेन का शरीर पहले से हाई मशरूम से ढका हुआ था। मोटल लड़की झुकी और मेंग क्यू जेन के शरीर पर लगे मशरूम्स तोड़ने लगी। हर मशरूम जो वो तोड़ती, मेंग क्यू जेन की गिरती हुई वाइटैलिटी का कारण एक से कम हो जाता। उसकी बीमारी तेजी से ठीक हो रही थी और उसकी ताकत धीरे धीरे वापस आ रही थी। हाँ, अभी भी 2 दिन बाकी है मेरी बीमारी के सही से फूटने में। फिलहाल के लिए मेरी जान सेफ होनी चाहिए। मेंग क्यू जेन को जल्दी ही समझ आ गया। उसने फिर कहा, लड़की, मेरे शरीर पर लगे मशरूम्स बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर तुम उन्हें सब तोड़ भी लो तो कोई बात नहीं। मोटल लड़की डर से उछल पड़ी। डरो मत, मैं भी एक इंसान हूं। मैं हाई था जो पहले मदद मांग रहा था। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, दयालु लड़की। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मेंग क्यू जेन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शरीर से सारे मशरूम्स तोड़ दो और वही मुझे बचाना होगा। यह मशरूम्स हम मशरूमे के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन दूसरी रेसेस के लिए ये बेकार और फायदेमंद भी हो सकते हैं। लड़की हैरान हुई और फिर मुस्कुराई, तो तुम एक मशरूम मान हो। मैंने बचपन से तुम लोगों के बारे में अफवाहें सुनी हैं। अफवाहें कहती थी कि तुम लोग बहुत शांत होते हो और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमसे मिलने से पहले मैंने कभी कोई जिंदा मशरूम मान नहीं देखा था। मेंग क्यू जेन ने जल्दी से कहा, जल्दी से मशरूम्स तोड़ो, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। लड़की के हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। उसने जल्दी जल्दी मेंग क्यू जेन के शरीर से मशरूम्स तोड़ दिए। वो नाउम्मीद सिचुएशन से बाहर आ गया था और हार के किनारे से बच गया था। बस आखिरी मशरूम बचा है, लड़की ने गंभीरता से कहा। रुको। मेंग क्यू जेन का चेहरा बदल गया। तुम्हें वो मशरूम तोड़ने की जरूरत नहीं है। लड़की ने अपनी मासूम एड़ी झपकाई और उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मैं इसे निकाल नहीं पा रही, क्या दर्द हो रहा है? मेंग क्यू जेन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने एक गहरी सांस ली। मत खींचो इसे। लेकिन लड़की ने अपना सर हिलाया, जिद से कहते हुए, ऐसे नहीं चलेगा।
मशरूम मान बड़े भाई, आपने ही पहले कहा था, मुझे आपके ठीक होने के लिए आपके शरीर से सारे मशरूम्स तोड़ने होंगे। नहीं, नहीं, नहीं। लड़की ने अपनी आस्तीनें ऊपर की, एक बेहद गंभीर और क्यूट एक्सप्रेशन दिखाते हुए। HMPH, मैं नहीं मानती कि मैं इसे निकाल नहीं सकती। मेंग क्यू जेन, अह्यू। मेंग क्यू जेन की दर्द भरी चीखों के बीच आखिरकार दूसरा स्टेज पार हो गया। उसकी नजर एक उलझे हुए रंगों के भंवर से धीरे धीरे साफ होने लगी। ये एक भीड़ भाड़ वाला और व्यस्त बाजार था जहां लोग हर तरफ घूम रहे थे। ये तो क्लैन विलेज है? मेंग क्यू जेन के पीछे मशरूमन हुवांग सियोमी, जो पूरी तरह से ढाका हुआ था, ने धीमी आवाज में कहा। मेंग क्यू जेन का दिमाग हल्का सा हिला। पिछले 2 स्टेजेस में उसने हुवांग सियोमी का रोल निभाया था, लेकिन इस तीसरे स्टेज में उसकी आइडेंटिटी बदल गई थी। ये सिचुएशन आम नहीं थी। मेंग क्यू जेन ने जल्दी से खुद को चेक किया। हाँ, मैं वो इंसानी लड़की बन गया हूं। मेंग क्यू जेन ने मन हाय मन आहेन भरी। हुवांग सियोमी की ताकत बस से मुश्किल से काफी थी, और अब मेंग क्यू जेन एक आम इंसान था, वो भी एक जवान लड़की। आइडेंटिटी बदलने से मेंग क्यू जेन को कुछ शक होने लगा। इस पैराडाइज अर्थ ड्रीम रेल्म में मिशन क्या था? पिछले 2 स्टेजेस में उसके पास हुवांग सियोमी की आइडेंटिटी थी और उसने अनुमान लगाया था कि ड्रीम रेल्म का मेन मिशन मशरूमन ट्राइब को बीमारी से ठीक करके बचाना था। लेकिन अब जब उसकी आइडेंटिटी बदल गई, मेंग क्यू जेन को तुरंत महसूस हुआ कि उसका अनुमान जोर से डगमगा रहा था। कोई बात नहीं, क्योंकि हुवांग सियोमी इंसानी लड़की के पीछे तो क्लैन विलेज में आ गया है, मुझे अब भी हुवांग सियोमी की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए मशरूमन विच को ढूंढने में। मेंग क्यू जेन ने पिछले रास्ते पर ही चलने का फैसला किया। फैंग तुम आ गई? जल्दी करो, मेरे पास वाली जगह बहुत अच्छी है, जल्दी ले लो। शाम का बाजार सुबह के बाजार जैसा नहीं होता, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही लगता है। एक आधे उम्र के अंकल ने मेंग क्यू जेन को हाथ हिलाया। शुक्रिया, अंकल। मेंग क्यू जेन ने थोड़ा सोचा और अपनी मशरूम से भरी टोकरी अंकल के पास वाली जगह पर रख दी। हुवांग सियोमी ने चुपचाप मेंग क्यू जेन की मशरूम सेट करने में मदद की। आधे उम्र के अंकल ने एक नजर डाली और कहा, ये मशरूम्स तो एकदम ताज़ा हैं। बिल्कुल, हुवांग सियोमी ने गर्व से कहा। आधे उम्र के अंकल की नजर उसकी तरफ गई। ये कौन है? ये मेरा दूर का रिश्तेदार है, मेरी मदद करने आया है। मेंग क्यू जेन ने जल्दी से जवाब दिया। आधे उम्र के अंकल ने और नहीं पूछा। शाम का बाजार शुरू हो चुका था, लोगों की भीड़ घूम रही थी और सब व्यस्त थे। कुछ खरीदने में व्यस्त थे, कुछ बेचने में। सारे सामान आम चीजें थीं, जैसे मशरूम्स, सब्जियां, बीन केक्स और इसी तरह। ये एक आम इंसानों का बाजार था और यहाँ रोजमर्रा की चीजें मिलती थीं। यहाँ गू वॉर्म्स का कोई लेन देन नहीं होता था, जब तक कि कोई व्यापारी काफिला तो क्लैन विलेज से ना गुजरे। लगभग 5 मिनट बाद भीड़ कम होने लगी। इसी समय आगे से शोर शराबे की आवाजें आने लगी। हटो, हटो, साइड हटो, दिखता नहीं लॉर्ड ग्रीन बीस्ट आ रहा है? एक जवान लड़का चिल्लाया। 5-6 लोग टांग रास्ते से धक्का मुक्की करते हुए आ रहे थे। जहां भी वो जाते, पैदल चलने वाले डर और घबराहट में रास्ता दे देते, जबकि कुछ लोग मन ही मन नफरत और गुस्सा दिखा रहे थे। फैंग जल्दी छुपो। जानवर को तुम्हें देखने मत देना, आधे उम्र के अंकल ने जल्दी से याद दिलाया। मेंग क्यू जेन हैरान रह गया। लेडी फैंग अगले हाईपैल ग्रुप का लीडर गंजा जवान चिल्लाया। उसकी ऊन से एक अजीब चमक निकली जब उसने दूर से मेंग क्यू जेन को देख लिया। क्या हो रहा है? मेंग क्यू जेन ने अपनी ऊन सिकोड़ी जब उसने यूएस गंजे जवान को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। गंजे जवान की भावे मोती और ऊन बड़ी थीं, लेकिन उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। उसके बजाय उसके सर पर एक हरे जानवर का टैटू था। गंजे जवान ने अपने हरे जानवर के टैटू को रगड़ा और छोड़ी मुस्कान दी। लेडी फैंग आप फिर से मशरूम्स बेच रही हैं? मैं उन्हें खरीदना चाहता हूं। ओह! मेंग क्यू जेन मन हाय मन सतर्क हो गया और पूछा, आप कितना खरीदना चाहते हैं? गंजे जवान ने एक उंगली उठाई। मैं 1 किलो खरीदना चाहता हूं। मेरे लिए बड़े और अच्छे वाले चुनने में मदद कीजिए। मेंग क्यू जेन ने मशरूम्स चुनना शुरू किया। ये अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, मुझे वो चाहिए। ग्रीन बीस्ट नाम का गंजा जवान इधर उधर इशारा कर रहा था। मैंने कहा ना, मुझे ये वाला और वो वाला चाहिए। गंजा जवान बोला। आपको कौन से चाहिए? मेंग क्यू जेन ने चिंता से पूछा। उस महसूस हो रहा था कि जवान लड़का उसके साथ खेल रहा था। गंजा जवान मुस्कुराया। छोड़ो सिस्टर फैंग, मैं आपकी मदद करता हूं, हम साथ में चुनेंगे।
गंजा जवान तुरंत हरकत में आ गया। नरम, कितना नरम। उसने कुछ मशरूम्स चुने और कहा। मेंग क्यूजन ने जवाब दिया, ये सब ताज़ा हैं, मैंने आज ही तोड़े हैं। चिकना, कितना चिकना। गंजे जवान ने फिर तारीफ की। मेंग क्यूजन ने धीरे से ऊपर देखा और चिंता से कहा, आप मेरा हाथ छू रहे हैं। आह, सॉरी, सॉरी। गंजा जवान हंसा। मेंग क्यूजन ने अपनी एड़ी चौड़ी की। आप अभी भी छू रहे हैं? गलती से हो गया। मेंग क्यूजन के पास कहने को कुछ नहीं था, उस खुलेआम छेड़ा जा रहा था। PA-50, बेशरम आदमी, दिन दहाड़े एक मासूम लड़की को छेड़ रहा है। हुआंग सियोमी और बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम मेरी लेडी फैंग के पास क्यों खड़े हो? गंजा जवान तुरंत भड़क गया और हुआंग सियोमी को घूरने लगा। दोनों में बहस शुरू हो गई, हवा में चिंगारियां उड़ती हुई लग रही थीं। ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू की यही सीमा है। मेंग क्यूजन ने मन हाय मन आहें भरी। ड्रीम बटरफ्लाई इमॉर्टल गू ड्रीम रेल्म के अगले इवेंट की डिटेल्स देख सकता था, लेकिन वो ये नहीं देख सकता था कि ड्रीम बटरफ्लाई के मालिक को क्या झेलना पड़ेगा। क्योंकि ड्रीम रेल्म में बदलाव टैब होते द जब गू कल्टिवेटर एंटर करता और ड्रीम रेल्म के साथ इंटरैक्ट करता। मेंग क्यूजन ने पिछले स्टेज में ही गंजे जवान और इस टू क्लैन विलेज के बाजार को इंस्पेक्ट कर लिया था, लेकिन वो ये पहले से नहीं जान सकता था कि उस खास तौर पर क्या झेलना पड़ेगा। दोनों मेंग क्यूजन के सामने बहस कर रहे थे। उनकी बहस इतनी गर्म हो गई कि लगभग हाथापाई की नौबत आ गई। मेंग क्यूजन उन्हें रोकने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो चुप रहा। मुझे गुस्सा आ रहा है। लौंडे, तू मार खाने वाला है। गंजे जवान ने अचानक अपना सर रगड़ा और हमला कर दिया। HMPH, कौन डरता है तुझसे? हुआंग सियोमी ने कमजोरी नहीं दिखाई, तुरंत हमला कर दिया। दोनों लड़ने लगे। मत लेडो, मत लेडो। मेंग क्यूजन पीछे हटते हुए बोल रहा था। वो अब एक आम इंसान के शरीर में था और उसके पास गू मास्टर की लड़ाई में दखल देने की कोई काबिलियत नहीं थी। लेकिन खुशकिस्मती से, चाहे वो हुआंग सियोमी हो या गंजा जवान, दोनों मेंग क्यूजन की परवाह करते थे। जब मेंग क्यूजन एक सुरक्षित दूरी पर चला गया, तब उन्होंने गू कल्टिवेटर मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। कुछ राउंड्स के बाद हुआंग सियोमी साफ तौर पर कमजोर पड़ रहा था और गंजे जवान का मुकाबला नहीं था। ये गुंडा तो सच में स्ट्रांग है। मेंग क्यूजन हल्का सा हैरान हुआ। वो हुआंग सियोमी की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था, जब उसने ड्रीम रेल्म के पहले और दूसरे स्टेज में उसका रोल निभाया था। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि गंजा जवान इतना स्ट्रांग होगा। उसने पहले हाई हुआंग सियोमी को दबा दिया था। एक सेकंड रुको, तुम इंसान नहीं हो, तुम एक वेरिएंट ह्यूमन हो। गंजे जवान ने अचानक चिल्लाया। लड़ाई की गर्मी में हुआंग सियोमी की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। कमाल है, तू जासूस, मेरे तू क्लैन विलेज में घुस कर क्या करने की कोशिश कर रहा है? तेरा इरादा जरूर बुरा है। हा, मैं तो एक बड़ा काम करने जा रहा हूं। गंजा जवान चिल्लाता रहा, सब मिलकर इस पर हमला करो, ये एक मशरूम मान है, हमें ऐसे आदमी के खिलाफ इंसानियत का नैतिक धर्म निभाने की जरूरत नहीं है। कमीन, अगर मर्द है तो अकेले लड़ मुझसे। हुआंग सियोमी बुरी तरह से घिर गया था और पकड़ा गया, लेकिन वो अब भी गुस्से से चिल्ला रहा था। हा, तुम्हें पकड़कर मैं तू क्लैन का हीरो बन जाऊंगा। गंजा जवान हंसा, बंधे हुए हुआंग सियोमी को लात मारते हुए, चुपचाप पड़े रहो, तुम वेरिएंट ह्यूमन। ये कहने के बाद गंजा जवान मेंग क्यूजन की तरफ दौड़ा और चिंता से पूछा, सिस्टर फैंग, आप ठीक है ना? आपको जरूर इसके बारे में नहीं पता था या इस मशरूम ने आपको मजबूर किया होगा। हाँ, अब आप मेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगी? चैप्टर एंड।